डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। पिछले क्लास में हमने आपको परागण की प्रक्रिया के बारे में बताया था और फिर हमने आपको बताया था कि परागण के कितने प्रकार होते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि यदि कोई परागण की प्रक्रिया में कोई अभिकर्मक या एजेंट भाग लेते हैं और यदि लेते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे तथ्यों को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हम आपको थोड़ा सा जस्ट 2 मिनट्स में आपको पिछले क्लास का रिवीजन करवा देते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था परागण के बारे में और हमने बताया था कि पुष्प के परागकोश से परागकण का प्रतिकाग्र तक ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को हमने बोला था परागण। फिर हमने आपको बताया था इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला प्रकार था स्वपरागण, फिर था आपका स्वजात पुष्पी परागण और तीसरा था परनिषेचन। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था आपको कि परागण की प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसे एजेंट होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो परागण की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं, यानी कि परागकण को पुष्प के नर भाग परागकोश से लेकर के मादा भाग वर्तिकाग्र तक ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ अभिकर्मक होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो कि परागकण को ट्रांसफर करते हैं। ये कारक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक में हमने आपको बताया था कि इसमें आते हैं सजीव घटक, जैसे कि पक्षी हो गया, कीट हो गए, इसके अलावा चमगादड़ हो जाते हैं और कुछ छोटे छोटे पशु भी हो जाते हैं। जबकि अजैविक घटक में हमने आपको मुख्य रूप से 2 घटक बताया था। पहला घटक बताया था वायु और दूसरा घटक बताया था जल बताया था। तो आपको याद हो हमने बताया था एनेमोफिली यदि परागण की प्रक्रिया हवा के द्वारा यानी कि वायु के द्वारा होती है तो इसे हम लोग हवा परागण या वायु परागण या फिर एनेमोफिली कहते हैं। हमने आपको बताया था कि एनेमोफिली खास करके उन पुष्पों में होता है जो असुगंधित होते हैं, रंगहीन होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, परागकण अधिक मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं। फिर आपका सेकेंड आपका आता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या होता है, यदि परागण की प्रक्रिया जल के द्वारा होती है, अर्थात परागकण का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग जल परागण या फिर हाइड्रोफिली कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली 2 प्रकार के होते हैं, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। हमने आपको बताया था यदि जल के सतह पर हो, यदि परागण की प्रक्रिया जल द्वारा हो लेकिन जल की सतह पर हो तो इसे हम लोग कहते हैं एपीहाइड्रोफिली, और यदि जल की सतह के नीचे हो तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। फिर आपका थर्ड है आपका एंटोमोफिली, जो कि आपका जैविक घटक है। एंटोमोफिली कहते हैं जब परागण की प्रक्रिया कीट द्वारा होती हो, यानी कि परागकण का स्थानांतरण कीटों के माध्यम से होता हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं कीट परागण, शुद्ध हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, कीट परागण। फिर आपका 4th नंबर है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है पक्षी परागण। पक्षी परागण यानी कि यदि परागकण का स्थानांतरण पक्षियों के द्वारा होता है तो फिर इसे हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। थर्ड इसके बाद का आपका जो है वह है आपका मलाकोफिली, यानी कि घोंगा परागण। घोंगा परागण वैसी परागण की प्रक्रिया जहां पर परागकण का स्थानांतरण घोंगा के माध्यम से होता हो, स्नेल के माध्यम से होता हो, उसे हम लोग कहते हैं मालाकोफिली। और सबसे अंत में है आपका जूफिली। जूफिली के बारे में हमने आपको बताया था, कभी कभार कुछ पुष्पों में या कुछ पादप के पुष्पों में क्या होते हैं कि परागकण का स्थानांतरण पशुओं के द्वारा, छोटे छोटे पशुओं के द्वारा हो जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं जूफिली यानी कि जंतु परागण। आइए हम आपको पिछले क्लास के लेक्चर के माध्यम से उसमें जो हमने आपको बताया था उसमें से आपको एक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, कायरेप्टेरोफिली। आपको बताना है कमेंट करके कि कायरेप्टेरोफिली क्या होता है, यानी कि वह कौन सा जैविक घटक है जिसके द्वारा यदि परागकण का स्थानांतरण होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कायरेप्टेरोफिली। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में आकर के देना है। आइए अब इसके बाद का जो टॉपिक है, इसी टॉपिक का कुछ अंश बाकी रह गया था, हम उसको देख लेते हैं, फिर हम एक खूबसूरत से टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ का जो अगला पॉइंट है वो बताता है कि अधिकांश कीट जो होते हैं, अधिकांश कीट द्वारा परागित होने वाले जो पुष्प होते हैं वो होते हैं आपको सुगंधित होते हैं, रंगीन होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। देखिए कीट एक जैविक घटक है
और कीट क्या होते हैं, रंगीन पुष्पों की ओर, जो पुष्प काफी आकर्षक होते हैं उन पुष्पों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। पुष्पों के रंगीन रंग या आकर्षक रंग क्या होते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पुष्प और कीट दोनों पारस्परिक रूप से लाभान्वित होते हैं। कीट अपने भोजन की तलाश में, फूलों के रस की तलाश में क्या होते हैं, पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। जबकि पुष्प पर जब कीट विजिट करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो इस दौरान वे पुष्पों के एक भाग से दूसरे भाग पर भ्रमण करते हैं और इसी दौरान क्या होता है, परागकण भी ट्रांसफर हो जाते हैं पुष्प के नर भाग से मादा भाग तक। तो यहाँ पर ये आपका जो एंटोमोफिली है, ये एंटोमोफिली की विशेषता ये बताई जा रही है। यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि जो अधिकांश कीट द्वारा परागित होने वाले पुष्प होते हैं वो सुगंधित होते हैं, रंगीन होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं, ताकि कीट मकरंद के लोभ में, फूलों के रस के लोभ में फूल तक भ्रमण करें। अब आइए, कुछ ऐसे भी पुष्पों की जातियां होती हैं जिनमें एक सुरक्षित स्थान होता है, वह कीटों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ प्रजातियों के पुष्प कीटों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं जहां कीट या वे आवास करते हैं और अंडे भी देते हैं, जैसे कि एमोर्फोफिलस। एमोर्फोफिलस जो है यह सबसे लंबा पुष्प है जिसकी ऊंचाई 6 फीट होती है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे लंबोत्तर पुष्प है और ये खास करके कुछ जाति के, कुछ वर्ग के कीटों के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है जहां वे अंडे देते हैं, जहां कीट अंडे देते हैं। और ये कीट सुरक्षित रूप से आगे विकास की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जिनका विकास की जो प्रक्रिया होती है, शुरुआत में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो पुष्पों में ही संपन्न होती है। बाद में जब वो वयस्क हो जाते हैं तो पुष्पों से खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। आइए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ठीक इसी प्रकार का संबंध, ठीक इसी प्रकार का संबंध मौत और यूका पादप, ये भी एक पुष्पीय पादप है। मौत का मतलब होता है फतिंगा। मौत और यूका पादप के बीच पाया जाता है। मौत और यूका पादप दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र संपन्न नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मौत पुष्प के अंडकोष्ठक में, पुष्प का जो अंडकोष्ठक होता है, जो लॉक्यूल होता है, वहां वे अंडे देते हैं और पुष्प में परागन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। और जब तक परागन की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक बीज का निर्माण भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, यूका पादप में मौत के माध्यम से परागन की प्रक्रिया होती है और जो ही अंडे से मौत यानी कि फतिंगा, छोटे छोटे जो फतिंगे होते हैं, जो शिशु फतिंगे होते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो उसके पश्चात या उसी के समय क्या होता है, पुष्प में बीज विकसित होने लग जाता है। तो ये है आपका कुछ खास प्रकार के पॉइंट्स जो कि आपको एंटोमोफिली यानी कि कीट परागन की विशेषता को दर्शाते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है बही प्रजनन युक्ति यानी कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है बही प्रजनन युक्ति में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बही का मतलब हो गया कुछ बाहर का फैक्टर हो जाता है और प्रजनन का मतलब अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करना, युक्ति यानी कि आइडियाज या डिवाइसेस। अब हम अगले टॉपिक में हम उन तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो तथ्य प्रजनन की प्रक्रिया को बाहरी रूप से दर्शाते हैं, यानी कि पुष्पों में प्रजनन होगा लेकिन इसके लिए कोई बाहरी युक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है आपका बही प्रजनन युक्ति। तो बही प्रजनन युक्ति में क्या होता है, हम उन सारे तथ्यों को देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले, जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है, प्रजनन की कोई यहाँ पर कोई युक्ति है, कोई आइडियाज है, कोई डिवाइसेस हैं, लेकिन वो प्रजनन, ये युक्ति जो है प्रजनन की प्रक्रिया को परफॉर्म करता है लेकिन बाहरी रूप से करता है, इसलिए इसका नाम है बही प्रजनन युक्ति यानी कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए अक्सर होता क्या है, जब आपको प्रत्येक दिन एक ही प्रकार का खाना मिले खाने के लिए तो एक समय ऐसा आता है कि खाना बोरिंग लगने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि खाने, हमारे जो दिनचर्या है उस डेली रूटीन में क्या करते हैं, खाना का जो मेन्यू होता है हम उसको बदलते रहते हैं ताकि खाना फिर से हमारा इंटरेस्टिंग रहे, लंबे समय तक के लिए रहे।
है ना। तो उसी दौरान ठीक यही युक्ति यहाँ पर भी अप्लाई होता है। यदि पुष्पों में लगातार स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होते हैं और यह प्रक्रिया कई जनरेशन, कई पीढ़ी तक चलती रहती है, तो कई पीढ़ी के बाद पुष्पों में अंतः प्रजनन अवनमन उत्पन्न होता है, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन उत्पन्न होता है। पुष्प हतोत्साहित हो जाते हैं, अगले पीढ़ी में अच्छे बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इसलिए पुष्प कभी कभी वही प्रजनन की युक्ति को फॉलो करते हैं ताकि पुष्पों में अंतः प्रजनन अवनमन उत्पन्न नहीं हो सके, उसमें कोई खामियां पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आ सके। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिन आइडियाज को फॉलो करके पुष्प स्वपरागण की प्रक्रिया से छुटकारा पा लेते हैं। जैसे कि उसमें से जो पहला आइडिया है वो है आपका पुनपूर्वता। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। पुनपूर्वता को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेंडरी। देखिए इसको कैसे याद रखना है। पू से होता है पुरुष, पू से क्या होता है पुरुष, और पूर्व का मतलब पहले, यानी कि यदि किसी पुष्प का नर भाग मादा की अपेक्षा पहले विकसित हो जाए तो इस परिस्थिति को हम क्या कहेंगे, पुनपूर्वता। अब कहोगे आप कि सर नर पहले विकसित हो जाए यदि मादा बाद में विकसित होती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने आपको बताया था यदि परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं तो कुछ खास समय के अंदर ही वो अंकुरन की क्षमता को बनाए रख पाते हैं। हमने आपको बताया था कि कुछ पादप के पुष्प में यह जीवन क्षमता आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक होती है, तो कुछ में 30 दिन या फिर महीनों तक भी बने रहती है। तो इसलिए यदि नर भाग पहले विकसित हो जाता है, मादा भाग बाद में विकसित होते हैं, तो हो सकता है कि स्वपरागण की प्रक्रिया से पुष्प वंचित हो जाए और उसी दौरान किसी दूसरे पुष्प के परागकण आकर के ट्रांसफर हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, स्वपरागण से पुष्पों को मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए यदि पुष्प के नर भाग पहले विकसित हो जाते हैं, मादा भाग बाद में विकसित होते हैं, तो संभावनाएं बनती हैं कि पुष्पों में स्वपरागण ना हो। स्वपरागण नहीं हुआ तो इसका मतलब है हो सकता है कि स्वजात पुष्पी परागण हुआ होगा या फिर परनिषेचन हुआ होगा, है ना। तो ये एक बेस्ट आइडियाज होता है जो कि पुष्पों के माध्यम से फॉलो किए जाते हैं ताकि स्वपरागण से छुटकारा पाया जा सके। इसका डेफिनेशन आपको पहले भी कुछ क्लास के माध्यम से लिखा चुके हैं। आइए जो सेकेंड फैक्टर है वो है आपका स्त्री प्रभुता। देखिए यदि आप इसका डेफिनेशन लिखना भी चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। यदि किसी पुष्प के नर भाग मादा भाग की अपेक्षा मादा भाग की अपेक्षा पहले विकसित हो जाते हैं तो इस परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, पुनपूर्वता कहते हैं। अब भाई इसका ठीक उल्टा होता है आपका स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोगाइनी। अब देखिए पुनपूर्वता में जो परिस्थितियां थी इसका ठीक विपरीत आपको कर देना है, किसमें, स्त्री पूर्वता में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यदि किसी पुष्प का मादा भाग नर भाग की अपेक्षा पहले विकसित हो जाता है तो इस परिस्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, स्त्री पूर्वता कहेंगे। तो यदि यहाँ पर मादा भाग नर भाग की अपेक्षा पहले विकसित होती है तो हो सकता है कि दूसरे किसी पुष्प के परागकण आकर के इसके मादा भाग पर अवतरित हो जाए, और यदि अवतरित हो जाते हैं, लैंड कर जाते हैं परागकण, तो संभावनाएं बनती हैं कि वहां पर अंकुरन के पश्चात वो स्वजात पुष्पी परागण या फिर परनिषेचन की प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं या फिर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, स्वयुग्मन या स्वपरागण से छुटकारा पाया जा सकता है। यह आपका हो जाता है स्त्री पूर्वता। यह क्या होता है, स्त्री पूर्वता। आइए आपका थर्ड कंडीशन है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का, जिसके माध्यम से पुष्प स्वपरागण से छुटकारा पा सकते हैं, वो है आपका हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या होता है, ये भी हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। हर्कोगेमी का मतलब होता है यदि किसी पुष्प में नर भाग और मादा भाग
दोनों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, दोनों का पोजीशन भिन्न भिन्न होता है, तो यहाँ पर भी संभावनाएं बनती हैं कि स्वपरागण से छुटकारा पाया जा सके। हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। आपको याद हो एक पुष्प का डायग्राम हमने आपको बताया था। सबसे बीच में मादा भाग और ये स्थिति हो गई मादा भाग की। ये स्थिति मादा भाग की हो गई, नीचे अंडाशय हो गया, ऊपर आपका वर्तिकाग्र जिसको हमने स्टिग्मा बोला था, इसको स्टाइल बोला था, और यहाँ पर ओवरी। और फिर यहाँ से क्या होंगे, पुष्प के नर भाग इस तरह से डेवलप कर जाएंगे। एक टिपिकल डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया है। तो यहां से देखिए, यदि पुष्प का मादा भाग और नर भाग दोनों की स्थिति यदि एक समान होती है तो स्वपरागण की संभावनाएं अधिक होती हैं। हमने क्या बोला, एक बार इस बात को फिर सुनिएगा। यदि पुष्प के नर भाग और मादा भाग की स्थिति एक समान होती है तो स्वपरागण की संभावनाएं अधिक होती हैं। लेकिन यदि मान लेते हैं कि पुष्प के नर भाग और मादा भाग की स्थिति में विभिन्नताएं होती हैं तो स्वपरागण की संभावनाएं कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि दोनों के पोजीशन में डिफरेंस है। हो सकता है मे बी यदि पुष्प का नर भाग, ये जो परागकोश आपको दिख रहा है, इसमें बनने वाले परागकण नीचे अवतरित हो जाए, नीचे लैंड कर जाए, या मुख्य रूप से इस तरह से कहें कि स्टिग्मा पर ना लैंड करके, स्टिग्मा पर अवतरित ना होकर के किसी अन्य स्थान पर अवतरित हो जाए, तो संभावनाएं बनती हैं कि स्वयुग्मन यानी कि स्वपरागण से छुटकारा पाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको फिर से रिवीजन कर देते हैं। पूर्ण प्रभुता का मतलब होता है यदि पुष्प का नर भाग मादा भाग की अपेक्षा पहले विकसित होता है तो पूर्ण प्रभुता, और यदि स्त्री प्रभुता में हम बात करें तो स्त्री प्रभुता में यदि पुष्प का मादा भाग नर की अपेक्षा पहले विकसित हो जाए तो स्त्री प्रभुता। और एक आपका जो कंडीशन है हार्कोगेमी का, यदि पुष्प के नर और मादा भाग की स्थिति में विभिन्नताएं आती हैं तो फिर स्वपरागण से छुटकारा पाया जा सकता है। तो यह है आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, बही प्रजनन युक्ति, जिसके माध्यम से पुष्प स्वपरागण से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको आगे बताएंगे कि पराग स्त्रीकेसर संकर्षण में क्या होता है। यहाँ पर यह पूरी जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से इस बात पर आधारित है कि जो सुटेबल मादा भाग होता है पुष्प का, जो उचित मादा भाग होता है उसको उचित परागकण ही चाहिए। तो ये पूरा जो टॉपिक है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण का, वो इसी बात पर आधारित होता है कि उचित वर्तिकाग्र को उचित परागकण चाहिए। तो हम लोग उस टॉपिक को देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण को। देखिए, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि परागण की प्रक्रिया यह गारंटी देता है कि यदि गुलाब का परागकण है तो गुलाब के ही स्टिग्मा पर जाकर के अवतरित होगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? आपको लगता है कि परागण की प्रक्रिया के दौरान ये बातें श्योर होती हैं, ये बातें स्पष्ट होती हैं कि नहीं, ये खास प्रकार के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के अवतरित होगा? इस बात की गारंटी पॉलिनेशन परागण नहीं देता है। अतः होता क्या है कि परागण की प्रक्रिया के दौरान अक्सर परागण की प्रक्रिया के दौरान गलत प्रकार के परागकण भी स्टिग्मा पर यानी कि वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यदि अब मान लेते हैं कि इस वर्तिकाग्र पर ये स्टिग्मा है, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं हिंदी में, यदि इस स्टिग्मा पर मान लेते हैं कि ये जो स्टिग्मा है ये स्टिग्मा है चाइना रोज का, गुड़हल का, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया यह गारंटी नहीं देता है कि उचित प्रकार का परागकण उचित वर्तिकाग्र पर ही ट्रांसफर होगा। मान लेते हैं कि इस पर गुलाब का परागकण आ गया, या फिर मान लेते हैं इस पर किसी अन्य मान लेते हैं कि अमरूद का परागकण आ गया, तो क्या यह वर्तिकाग्र इस परागकण के अंकुरन को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की विजातीय हैं। ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। प्रजनन की प्रक्रिया यह कहती है कि सामान्यतः प्रजनन जो होता है दो नर और मादा के बीच तो होती है, लेकिन नर और मादा दोनों एक ही जाति से बिलोंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अंतर जातीय हो गया, दोनों अलग अलग जाति के, दोनों अलग अलग स्पीसीज के हो गए। इस वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है, यह वर्तिकाग्र परागकण की वृद्धि को रोक देगा। यहाँ पर यदि परागकण अंकुरित होता तो क्या होता, ये यहाँ पर वृद्धि करता और ये वृद्धि करके कहाँ जाता, अंडाशय तक पहुंचता। लेकिन चूंकि यहाँ पर परागकण गलत प्रकार का है, इसलिए ये क्या होगा, ये वर्तिकाग्र इस परागकण के अंकुरण को रोक देगा। यदि मान लेते हैं ये परागकण है और यह अंकुरित होना चाहता है, ये अंकुरण को होने नहीं देगा, या फिर पराग नलिका जो होती है, जो आपको बीजांड तक पहुंचती है, वहां तक जो पहुंचती है, वो क्या होती है, आपको उसकी वृद्धि को रोक दिया जाता है, उसकी वृद्धि को रोक दिया जाता है। अतः पूरी जो प्रक्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाती है और गलत प्रकार के परागकण के युग्मक आपको अंडाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो परागण की प्रक्रिया यह गारंटी नहीं देता है कि उचित प्रकार के परागकण का स्थानांतरण उचित वर्तिकाग्र पर हो। अक्सर गलत प्रकार के परागकण भी ट्रांसफर हो जाते हैं वर्तिकाग्र तक। तो यहाँ पर क्या होती है, वर्तिकाग्र में यह क्षमता होती है कि वह स्व एवं पर की पहचान कर सकता है। स्व का मतलब अपना और पर का मतलब पराया। स्व का मतलब अपना और पर का मतलब पराया, यानी कि अपने जाति का परागकण और दूसरे जाति का परागकण, इसकी पहचान कर सके, ये क्षमता वर्तिकाग्र में होती है। इस कारण से पराग नलिका की वृद्धि रुक जाती है और इस संपूर्ण प्रक्रिया का नियंत्रण जो होता है कुछ रासायनिक घटकों के माध्यम से होता है, ताकि ये प्रक्रिया हमेशा अनवरत रूप से चलती रहे। तो ध्यान रखिएगा, बस एक ही पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि परागण की प्रक्रिया यह गारंटी नहीं देता है कि उचित प्रकार के परागकण का स्थानांतरण उचित वर्तिकाग्र पर ही हो। अक्सर गलत प्रकार के भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इस बात पर आधारित हो गई कि उचित प्रकार के परागकण का स्थानांतरण उचित वर्तिकाग्र पर हो तो ही परागण पास्थ परिघटना हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं किसी अगले क्लास में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।